नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं क्योंकि कुछ जो बड़े एक्सचेंज हैं वहाँ मतलब कुछ दिक्कतें चल रही हैं। हमारे पास न्यूज़ दुनिया की एक रिपोर्ट है जो दो खास नामों वजीरेक्स और बिटबीएनएस पर फोकस करती है और जो हाल की चुनौतियां हैं उन पर रोशनी डालती हैं। तो आज का हमारा मिशन है इन डेवलपमेंट्स को समझना, परत दर परत। आखिर वजीरेक्स के साथ क्या हो रहा है और ये बिटबीएनएस क्यों सुर्खियों में है, और सबसे जरूरी इन सब का भारतीय क्रिप्टो बाजार और निवेशकों पर क्या असर पड़ रहा है। चलिए कोशिश करते हैं इस पूरी तस्वीर को समझने की। बिल्कुल। और ये समझना मुझे लगता है बेहद जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ दो कंपनियों की कहानी नहीं है। ये जो घटनाएं हैं ये सीधे तौर पर जो निवेशक हैं उनके भरोसे को हिलाती हैं और बाजार की स्थिरता पर भी सवाल खड़े करती हैं। वो भी एक ऐसे बाजार की जो जो भारत में पहले से ही हम देख रहे हैं टैक्स और रेगुलेशन जैसी अनिश्चितताओं से जूझ रहा है। तो हाँ, देखना होगा कि ये लहरें कहाँ तक जाती हैं। सही कहा। तो फिर शुरुआत वजीरेक्स से ही करते हैं। रिपोर्ट बताती है कि जुलाई 2024 में उन पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ और जो रकम है करीब $230 मिलियन। जी, $230 मिलियन। ये तो बहुत ही बड़ी रकम है भारतीय संदर्भ में तो खासकर। हाँ, किसी भी एक्सचेंज के लिए ये एक विनाशकारी झटका हो सकता है सच में। और मामला सिर्फ हैकिंग तक ही नहीं रुका है जैसा लग रहा है। अब दिल्ली हाईकोर्ट भी इसमें एक्टिव हो गया है। खबर यह है कि कोर्ट ने सरकार से, और सिर्फ सरकार से नहीं बल्कि आरबीआई से भी, अच्छा। भारतीय रिजर्व बैंक से भी साइबर अटैक पर जवाब मांगा है। हाँ। ये अपने आप में दिखाता है कि इसको कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। हाँ, और यहाँ कोर्ट का जो रुख है वो काफी सख्त लग रहा है। उन्होंने एक बहुत ही अहम बात कही है कि अगर जांच में ये सामने आता है कि ये हैकिंग वजीरेक्स की अपनी लापरवाही, मतलब सुरक्षा में कोई कमी, हाँ, उनकी तरफ से कोई चूक हुई हो जी, अगर उनकी वजह से हुई तो नुकसान की पूरी जिम्मेदारी एक्सचेंज की होगी। ओह, ये सिर्फ वजीरेक्स के लिए नहीं, बल्कि मुझे लगता है भारत में जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज काम कर रहे हैं उन सब के लिए एक सीधी चेतावनी है। मैसेज क्लियर है, आप लोगों के पैसे के रखवाले हैं और सुरक्षा को हल्के में लेने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। ये वाकई एक कड़ा संदेश है। लेकिन सोचने वाली बात है, आखिर इतने बड़े एक्सचेंज की सुरक्षा में सेंध लगी कैसे? मतलब क्या ये कोई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हमला था या कहीं कोई बेसिक चूक हुई? हाँ, ये सवाल तो उठता है। देखिए, आमतौर पर ऐसे मामलों में कई फैक्टर्स हो सकते हैं। कभी-कभी ये बहुत एडवांस्ड हमले होते हैं जिन्हें रोकना वाकई मुश्किल होता है, लेकिन कई बार ये सोशल इंजीनियरिंग, फिशिंग या फिर सिस्टम की जो अंदरूनी कमजोरियां होती हैं, अच्छा, उनका फायदा उठाकर भी किए जाते हैं। कभी-कभी थर्ड पार्टी वेंडर्स की तरफ से भी चूक हो जाती है। तो जब तक पूरी जांच रिपोर्ट सामने नहीं आती, कहना मुश्किल है। पर हाँ, कोर्ट का जो रुख है वो इशारा कर रहा है कि वो लापरवाही वाले एंगल को बहुत सीरियसली देख रहे हैं। सही बात है। और वजीरेक्स के लिए मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई हैं। रिपोर्ट में यह भी जिक्र है कि सिंगापुर हाई कोर्ट ने पहले उनका एक रिकवरी और रिस्ट्रक्चरिंग प्लान था, हाँ, उन्होंने पेश किया था। उसे नामंजूर कर दिया था। मतलब उनकी पहली कोशिश एक तरह से नाकाम रही। जी, और ऐसा अक्सर तब होता है जब जो प्लान है वो लेनदारों को, यानी क्रेडिटर्स को जिनका पैसा फंसा है, उन्हें ठीक से संतुष्ट नहीं कर पाता, या फिर प्लान प्रैक्टिकल नहीं लगता, जैसे रिकवरी टाइमलाइन बहुत लंबी हो या अनुमान अवास्तविक हो। लेकिन ताज़ा खबर ये है कि वजीरेक्स ने अब एक नया प्लान पेश किया है और रिपोर्ट के मुताबिक इस पर वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। वोटिंग, इसका मतलब क्या है? यहाँ कौन वोट कर रहा है इसमें? इसमें मुख्य रूप से वो लोग शामिल होते हैं जिनका पैसा कंपनी पर बकाया है, जैसे कि वो यूजर्स जिनके फंड्स हैक हुए। अच्छा, वो यूजर्स। हाँ, या फिर दूसरे लेनदार। उन्हें ये तय करना होता है कि क्या वो इस नए प्लान से सहमत है, क्या उन्हें लगता है कि इससे उनके नुकसान की भरपाई होने की कुछ संभावना है, और क्या कंपनी इस प्लान के जरिए वापस अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है। ये वजीरेक्स के भविष्य के लिए एक तरह से करो या मरो वाली स्थिति है। अगर ये प्लान पास हो जाता है तो शायद उन्हें उभरने का एक रास्ता मिल जाए, अगर नहीं तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तो वजीरेक्स की कहानी तो हैकिंग, फिर कानूनी जांच और अब इस रिकवरी प्लान के इर्द गिर्द घूम रही है। काफी कुछ दांव पर लगा है। अब अगर हम दूसरे एक्सचेंज की तरफ देखें, बिटबीएनएस, बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ मामला कुछ अलग है, लेकिन निवेशकों के लिए चिंता शायद उतनी ही बड़ी है। हाँ, यहाँ मामला अलग है पर चिंता उतनी ही जायज है।
यहाँ मुख्य शिकायत ये आ रही है कि बहुत सारे यूजर्स अपने फंड्स एक्सचेंज से निकाल नहीं पा रहे हैं। रिपोर्ट बताती है कि विड्रॉवल्स यानी पैसे निकालने पर रोक लगी है या बहुत देरी हो रही है जी। और साथ ही कई लोगों की केवाईसी वेरिफिकेशन प्रक्रिया भी अटकी पड़ी है, जिसके बिना वो शायद अपने अकाउंट का ठीक से इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। ये तो बहुत बेसिक चीज है। बिल्कुल, ये लोगों के अपने पैसे तक पहुंचने में सीधा बाधा है। और देखिए, किसी भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म के लिए ये स्थिति भरोसे को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। क्रिप्टो की दुनिया तो वैसे ही वॉलेटाइल मानी जाती है ना? हाँ बिल्कुल। ऐसे में अगर निवेशक जरूरत पड़ने पर अपना पैसा ही ना निकाल पाए तो उनका उस प्लेटफॉर्म से विश्वास उठना वो तो लाजमी है। ये सिर्फ एक असुविधा की बात नहीं रह जाती है, ये उनके फाइनेंशियल प्लानिंग और जरूरतों पर सीधा असर डालता है। बिल्कुल, कोई भी निवेशक यही सोचकर पैसा लगाता है कि जरूरत पर वो उसे निकाल सकेगा। अगर वही ना हो पाए तो फिर डर और घबराहट फैलती है। और रिपोर्ट यही बता रही है कि इसी वजह से कई परेशान निवेशकों ने अब लीगल रास्ता अपनाने का फैसला किया है। अच्छा, कानूनी कार्रवाई। हाँ, वो BitBNS के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और जब बात यहाँ तक पहुँच जाती है तो ये एक्सचेंज की रेपुटेशन के लिए बहुत बड़ा धक्का होता है। ये सिर्फ फंड्स फ्रीज होने का मामला नहीं रह जाता, ये एक्सचेंज की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। केवाईसी में देरी क्यों हो रही है? विड्रॉल क्यों रुके हैं? क्या ये लिक्विडिटी की समस्या है या कोई तकनीकी दिक्कत? पारदर्शिता की कमी इन सवालों को और गहरा कर देती है। तो हमने देखा, एक तरफ वजीरेक्स है जो एक बाहरी हमले और उसके बाद के लीगल और फाइनेंशियल नतीजों से जूझ रहा है, और दूसरी तरफ BitBNS है जो अंदरूनी ऑपरेशनल इश्यूज, खासतौर पर फंड निकासी और केवाईसी को लेकर सवालों के घेरे में है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इन दोनों बड़े भारतीय एक्सचेंजों की इन मुश्किलों का पूरे भारतीय क्रिप्टो बाजार पर क्या असर पड़ रहा है? असर तो काफी नकारात्मक और दूरगामी नजर आ रहा है। जैसा कि रिपोर्ट में भी इशारा किया गया है, भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज पहले से ही एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे। हाँ, वो टैक्स वगैरह के बाद से। बिल्कुल, सरकार की तरफ से टैक्स को लेकर जो नियम आए और रेगुलेशंस को लेकर जो अनिश्चितता बनी हुई है, उसने ट्रेडिंग वॉल्यूम पर काफी बुरा असर डाला था। बहुत से एक्टिव ट्रेडर्स ने या तो अपनी एक्टिविटी कम कर दी थी या फिर वो विदेशी एक्सचेंजों का रुख करने लगे थे, जहां शायद रेगुलेशन ज्यादा क्लियर था या टैक्स कम था। यानी माहौल पहले से ही थोड़ा ठंडा था। बिल्कुल, माहौल पहले से ही ठंडा था और अब वजीरेक्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी बड़ी हैकिंग और BitBNS में फंड निकासी जैसी समस्याओं ने उस ठंडे माहौल में निवेशकों के बचे खुचे भरोसे को और कमजोर कर दिया है। देखिए, जब इंडस्ट्री के जो लीडिंग नाम हैं वो इस तरह की खबरों में आते हैं, हाँ। तो इसका असर सिर्फ उन प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे इकोसिस्टम के बारे में एक नेगेटिव धारणा बनाता है। किस तरह की नेगेटिव धारणा, मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं? देखिए, एक आम निवेशक है या कोई है जो बाजार में आने की सोच रहा है, वो क्या सोचेगा? वो देखेगा कि भाई एक बड़े एक्सचेंज पर हैक हो गया, दूसरे पर पैसे फंसे हुए हैं। उसे लगेगा कि भारत में क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना शायद सेफ नहीं है, यहाँ के एक्सचेंज भरोसेमंद नहीं है। सही बात है, डर पैदा होगा। हाँ, डर पैदा होगा। इससे नए निवेशक आने से कतराएंगे। जो मौजूदा निवेशक हैं वो शायद अपना पैसा निकालने की सोचें या कम से कम नया इन्वेस्टमेंट करने से पहले 10 बार सोचें। ये सब मिलकर क्या करता है? बाजार के विकास को धीमा करता है, इनोवेशन को रोकता है और भारतीय कंपनियों के लिए ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करना और मुश्किल बना देता है। ये तो वाकई चिंताजनक तस्वीर है। मतलब एक तरफ रेगुलेटरी दबाव, दूसरी तरफ इन प्रमुख एक्सचेंजों से जुड़ी ये घटनाएं। ये तो भारतीय क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए दोहरी मार जैसा है। आप इसे बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म जैसी स्थिति बना रहा है। रेगुलेटरी क्लैरिटी का अभाव तो पहले से ही था और अब ये ऑपरेशनल और सुरक्षा संबंधी बड़ी विफलताएं निवेशकों के मन में डर पैदा कर रही हैं। और डर एक ऐसी चीज है जो बाजार से पैसा बहुत तेजी से बाहर निकाल सकती है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें जी, तो बेसिकली वजीरेक्स एक बड़े साइबर हमले के बाद कानूनी लड़ाई और अपने लेनदारों को संतुष्ट करने के लिए एक पुनर्गठन योजना पास करवाने की चुनौती से जूझ रहा है। जी, वहीं BitBNS उपयोगकर्ताओं के फंड निकासी में आ रही दिक्कतों और केवाईसी प्रक्रिया में देरी के कारण निवेशकों के गुस्से और शायद कानूनी कार्रवाई का भी सामना कर रहा है। एकदम सही। और इन दोनों ही मामलों का जो कॉमन नतीजा है वो है भारतीय क्रिप्टो बाजार में निवेशकों के विश्वास का और ज्यादा कमजोर होना। ये बाजार पहले ही टैक्स और रेगुलेटरी अनिश्चितताओं के बोझ तले दबा हुआ था। ये घटनाएं एक बार फिर इस बात को हाईलाइट करती हैं कि क्रिप्टो एक्सचेंजों के लिए
बल्कि किसी भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर के लिए पारदर्शिता, अभेद्य सुरक्षा और उपयोगकर्ताओं के धन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये कितना आधारभूत और अनिवार्य है। ये सिर्फ नाइस टू हैव फीचर्स नहीं है, ये उनके अस्तित्व की बुनियाद है। हाँ, पारदर्शिता, सुरक्षा और उपयोगकर्ता धन की सुरक्षा। हाँ, ये 3 स्तंभ वाकई किसी भी वित्तीय प्लेटफॉर्म के भरोसे की नींव होते हैं। ये सब जानने और समझने के बाद एक सवाल जहन में घूम रहा है। और वो सवाल शायद ये है जिसका जवाब रिपोर्ट में सीधे तौर पर नहीं है, लेकिन जो सोचने पर मजबूर करता है कि इन लगातार हो रही घटनाओं के बाद भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज अपने उपयोगकर्ताओं का जो खोया हुआ विश्वास है उसे वापस पाने के लिए आखिर क्या ठोस भरोसेमंद कदम उठा सकते हैं। हाँ, क्या कदम उठा सकते हैं? क्या सिर्फ सरकार द्वारा लाए जाने वाले रेगुलेशन का इंतजार करना या उस पर निर्भर रहना काफी होगा, या फिर इस इंडस्ट्री को खुद आगे बढ़कर शायद सेल्फ रेगुलेशन के जरिए अपने लिए ज्यादा ऊंचे मानक तय करने होंगे? इंडस्ट्री लेवल पे। हाँ, ऐसे मानक जो न सिर्फ भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकें, बल्कि निवेशकों को ये एहसास भी दिलाएं कि उनका पैसा यहाँ वाकई सुरक्षित है। इस पर विचार करना अब सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि अनिवार्य हो गया है। नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं, क्योंकि कुछ जो बड़े एक्सचेंज हैं वहाँ कुछ दिक्कतें चल रही हैं। हमारे पास न्यूज़ दुनिया की एक रिपोर्ट है जो 2 खास नामों WazirX और BitBNS पर फोकस करती है और जो हाल की चुनौतियां हैं उन पर रोशनी डालती हैं।